अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुल्करनैन ताहिर। पेट्रोल बम्प, अगर ये इस्तिलाह ज़्यादा बड़ी है तो इससे भी कोई बड़ी चीज़ कल गवर्नमेंट ने की है। कल रात 11 बजे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम पेट्रोल को बढ़ाने जा रहे हैं, डीज़ल को बढ़ा रहे हैं, और ये बढ़ावा सिर्फ कोई 40-50 रुपये का नहीं था। 137 रुपये पर लीटर पेट्रोल में इजाफा किया है। मौजूदा कीमत 458 रुपये पर लीटर। डीज़ल में 184 रुपया पर लीटर इजाफा किया। इससे करंट जो आ गई 520 रुपये। अगर हम इस कीमत को देखें, रीजन के साथ कंपैरिजन करें, तो नहीं समझ आती कि गवर्नमेंट किस तरह की इसकी कैलकुलेशन कर रही है। अगर हम इंडिया की बात कर लें, करंटली इंडिया में पाकिस्तान करेंसी के पॉइंट के तनाजुर में 300 रुपये पर लीटर है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें, पाकिस्तानी करेंसी के हवाले से 270 और 75 के दरमियान में ये पर लीटर पेट्रोल की कीमत आ रही है। श्रीलंका जो कि डिफ़ॉल्ट हुआ और उसके बाद IMF ने इसको निकाला, डिफ़ॉल्ट से पैसे दिए, उसकी भी पाकिस्तान से इस टाइम कम कीमत है पर लीटर पेट्रोल। तो माइंड बॉगलिंग है। गवर्नमेंट किस तरह से सेटिस्फाई करेगी अवाम को कि हम इतना ह्यूज इजाफा किस तरह से कर रहे हैं। सबसे बड़ा बर्निंग क्वेश्चन जो है वो एक ही है कि अगर इंडिया 7 साल के बाद उसको अलाउ कर दिया गया है कि ईरान का वो चीप तेल ख़रीदे, सस्ते दामों ख़रीदे, तो और रशिया से भी वो कर सकता है अपनी अवाम को रिलीफ देने के लिए, तो पाकिस्तान क्यों नहीं ईरान से और रशिया से ऑयल इंपोर्ट कर रहा? बिग क्वेश्चन। इसका आंसर अभी तक गवर्नमेंट को, और इंटरेस्टिंगली गवर्नमेंट की जानिब से इसके हवाले से आए बाएँ टाएँ फाएँ फिश है, इसके अलावा कुछ नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है। क्योंकि एक तरफ हम अमेरिका की डार्लिंग हैं, लेकिन डार्लिंग इन रियल टर्म्स वो इंडिया है। इंडिया को वो दोनों कंसेशंस दे रहा है कि आप रशिया से भी ऑयल इंपोर्ट करें, आप ईरान से भी करें। हमें मजबूरन गल्फ़ रीजन से करना पड़ रहा है। आल्दो के हर स्टेट ऑफ हरमूज से हमें अलाउ है कि आप 20-20 शिप आपके निकल आते हैं, लेकिन वो महंगे दामों ऑयल हमें मिल रहा है। ये भी बड़ा क्वेश्चन किया जा रहा है कि हमारे शिप तो आ रहे हैं, तो ऑयल क्यों महंगा हो रहा है? ऑयल इसीलिए महंगा हो रहा है कि वहाँ से महंगा मिल रहा है। तो गवर्नमेंट दूसरी जानिब जो चूरन बेच रही है अवाम को कि हमने ये ऑस्टेरिटी कफ़ायतशारी की ये मुहिम लॉन्च की है, इसमें कैबिनेट के लोग इतनी सैलरी कट करेंगे और बाकी पार्लियामेंटेरियन से इतना कट कर रहे हैं, अशराफिया के ऊपर हम टैक्स कर रहे हैं। ये कहानी, ये चूरन मुसलसल हमें बेचती रहती है गवर्नमेंट, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो मेन इकनॉमिक ब्रंट है वो पब्लिक को ही फेस करना पड़ता है। साथ में हम बात करेंगे अमेरिका की कि अमेरिका इस टाइम जिस तरह से इस जंग में, ईरान जंग में फंसा हुआ है, लग नहीं रहा कि उसका मूड है इससे बाहर आने का, और शायद उस वक़्त ही निकले जब तक उसकी फेट वियतनाम जंग की नहीं होगी। वियतनाम जंग में अमेरिका ने कोई 58,000 से ज़ायद सोल्जर उसमें लूज़ किए थे। तो अभी लगता है इट इज़ द बिगनिंग। जब तक इस तरह का कोई लेसन इससे नहीं मिलेगा, ये ईरान जंग से वापस आने वाला नहीं है। ट्रंप हाईली अनप्रिडिक्टेबल हैं। वन डे ही इज़ सेइंग वन थिंग, अनदर डे ही इज़ सेइंग अनदर थिंग, और वो भी इस सारी ऑयल गेम में पूरे का पूरा लगता है कि हिस्सा है। क्योंकि जो एक दिन वो स्टेटमेंट देते हैं कि जंग रुकने जा रही है, फॉलोइंग डे उनसे जुड़े लोग जो हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं इस ऑयल का बिजनेस करके कि चीज़ें नीचे हो रही हैं। कुछ दिन बाद ट्रंप अलग से यू टर्न लेके कहते हैं कि जंग ये जारी रहेगी, कोई मूड नहीं है तब तक जारी रहेगी जब तक हमारा इसमें ऑब्जेक्टिव हम अचीव नहीं करेंगे। लेटेस्ट ऑफ दैट में यही कहा है कि हम ईरान को स्टोन एज में पहुंचाएंगे। पाकिस्तान को भी इस तरह की धमकी दी थी 9/11 के बाद 2001 में, और उसमें मुशर्रफ साहब घबरा गए थे, और इसी घबराहट में उन्होंने बिल्कुल इनकी डिमांड, जो भी इनकी डिमांड्स थी या जो भी एक्सपेक्टेशन थी, वो सारी मीट करवाई, और एक पैनी भी नहीं, एक इन ए वे लिया फॉर द कंट्री। व्हाट टू टॉक अबाउट के कोई पर्सनल मामला हो तो वो अलग बात है। दोनों मौज़ूआत को हमारे साथ ट्रैक करेंगे। फ्रॉम लंदन शहरबानो साहबा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इकनॉमिक एक्सपर्ट हैं, उम्बर्टो अल्वीसी। वेलकम टू द प्रोग्राम बोथ माय गेस्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर हैविंग अस। शहरबानो साहबा, आपकी तरफ आऊँगा। आप लंदन में बैठी हैं, वहाँ भी इसका इम्पैक्ट आपने महसूस किया होगा, जो कि ओवरऑल ऑयल की प्राइसेस चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस टाइम जो है पब्लिक इज़ रियली सफरिंग। इतनी बड़ी अमाउंट जो है गवर्नमेंट पहले कहती रही कि हम सारा
बर्डन जो है अपने पे लेके जा रहे हैं, और ट्रांसफ़र करेंगे तो अशराफिया पे करेंगे, आम पब्लिक पे नहीं करेंगे, लेकिन इवेंचुअली आम पब्लिक ही निशाना बनी। जी जुल्करनैन, हमें सबसे पहले तो एक चीज ये देखनी चाहिए कि जो ये तो आज की बात है ना, कि पेट्रोल की प्राइस जो है वो इस कदर इन्फ्लेट हो गई है, इस कदर बढ़ गई है कि जो आम जो हमारे लोग हैं, जो हमारे तबका है, आम जो तबका है, जी जी। वो पिस रहा है। हमें इसको इस जुमरे में ये लेना चाहिए कि क्या गवर्नमेंट कभी भी कोई फैसला करती है, जब भी किसी चीज का भी कोई भी फैसला करे, बजट के ऊपर ही अगर आप बात कर लें, तो क्या उनका जो हदफ होता है, उनका जो ऑब्जेक्टिव होता है, क्या वो रियाया होती है, क्या वो आम आवाम होती है? एक जानिब तो हम ये देखते हैं कि हम लोग 4 दिनों का स्कूल है मेरे ख्याल में, स्कूल्स को उन्होंने बंद कर दिया, अब दोबारा शुरू कर दिया, लेकिन मेरे ख्याल में जहाँ जहाँ तक मेरा 4 days a week है जी। इल्म है, 4 days अ वीक है। उसके बाद फिर उन्होंने कुछ कदरे कहा है कि 1 महीना या 2 माह की हम लोग सैलरी नहीं लेंगे, जो एमपीएज हैं। लेकिन आप ये देखें कि ये एक इस किस्म की मुजायका खेज चीज है। पाकिस्तान की आवाम के साथ एक एक बहुत बड़ा एक आप मजाक कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग पिस रहे हैं। अभी कल अल जजीरा की रिपोर्ट है और उसके अंदर दिखाया गया है कि जो तबका जिनकी 20 से लेके 25 हज़ार रुपया महीना तनख्वाह है, उनके लिए तो ये बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा कि वो अपने घर का चूल्हा भी जलाएं, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल की कीमत में तो इजाफा नहीं हुआ ना, केरोसिन की कीमत में भी इजाफा हो गया, और उस वजह से हर चीज जो है वो उसका जो इट इट विल बिकम कॉस्टली। खाने खाने की जो चीजें हैं, जो खाने की जो प्रोविजंस वगैरह है। तो कहने का मेरा मेरा मतलब ये है कि ये सारी की सारी चीजें मुझे समझ आती है, और भी लोगों को समझ आती है कि दुनिया भर के अंदर के तेल की जो बैरल है उसकी कीमत बढ़ गई हुई है, लेकिन एक तनासुब से उन्होंने अपने लोगों के साथ और लोगों के ऊपर उन्होंने वो कीमतें आयद की हैं। हमारे मुल्क के अंदर कोई तनासुब नहीं है। मार्च के पहले हफ्ते में गालिबन 20% था, गालिबन 20% का इजाफा हुआ था पेट्रोल की कीमत में। अब मार्च की एंड के अंदर आके तकरीबन मेरे ख्याल में 49% का इजाफा हो गया है। जी, इस और तरह ये का इजाफा जी, और ये ट्रिगर करेगा ओवरऑल महंगाई को, ओवरऑल महंगाई को इतना ज़्यादा। नेम एनीथिंग, एनी कमोडिटी, कैसे लोग सरवाइव करेंगे इसमें, स्पेशली ये तो मतलब। देखिए सोचने वाली बात आपके और मेरे लिए, तो मेरे से ज्यादा उन लोगों के लिए है जो कि यहाँ पे कुर्सियों पे बैठे हुए हैं, जो कि यहाँ पे हुकूमत कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि इन लोगों का लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। गालिबन वो ये सोच रहे हैं कि हमने जो पीस इनिशिएटिव शुरू किया है शायद उससे हमें किसी किस्म का कोई फायदा हो, और आपने देखा है कि उनको फायदा नहीं हुआ, क्योंकि ईरान ईरान भी ये देख रहा है कि ये पीस इनिशिएटिव के पीछे कौन है। लेकिन बात हम लोग इस वक्त ऑयल प्राइस की कर रहे हैं, तो इसके अंदर मैं ये यहाँ पे एक चीज को बहुत हम लोगों को क्रिटिसाइज करना चाहिए, तनकीद इस चीज पे करनी चाहिए कि क्या जो प्राइस हाइक है और जिस किस्म का इन्होंने कहा ऑस्टेरिटी जो मेजर्स हैं, वो सिर्फ आवाम के लिए हैं, इनके अपने लिए क्या है? अभी इन्होंने जहाज ले लिया। इन पंजाब हुकूमत के अंदर जितने भी मिनिस्टर्स हैं गालिबन उनको नई गाड़ियां खरीद के दी गई हैं। कोई ऐसी चीज नहीं है कि मुझे ऐसे महसूस हो। आप इंस्टाग्राम के ऊपर शादी ब्याह देख लें, अशरफिया की शादियां जो होती हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि दुनिया के अंदर ऑयल की पेट्रोल की कीमत क्या है, क्योंकि बात यह है कि ये जिन लोगों को हम लोग फॉलो करते हैं, जिन लोगों को हम लोग देखते हैं, चाहे वो हमारी हुकूमत भी हो, जी जी। वो वो 80 से 85% अवाम का हिस्सा है ही नहीं। और जी जी, बिलखसूस जो बल्कि 25 करोड़ अवाम में अगर आप अशराफिया की बात करें, वो तो शायद आपको 1 करोड़ से भी कम मिलेंगे, वो कुछ मिलियंस में होंगे। और शहबाज शरीफ साहब जो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, एवरी नाउ एंड देन यही उनका एक स्लोगन है, यही एक नारा मार रहे होते हैं कि अशराफिया को कुर्बानी देने का टाइम आ गया और हम इनको टैक्स करने जा रहे हैं, टैक्स करने जा रहे हैं।
ये फिक्रा सुन सुन के डेकेड्स गुजर गई हैं, मतलब इन द सेंस कि ये जब चीफ मिनिस्टर थे तब भी ये शराफिया की बात करते थे कि इनकी गर्दन को पकड़ा जाए। इवेंचुअली होता नहीं था और ये स्लोगन अब प्राइम मिनिस्टर बन के भी उनका वही है। और इतना बड़ा क्राइसिस इस टाइम पाकिस्तान में आ चुका है, दरवाजे को नॉक नहीं कर रहा है, एंटर हो चुका है, तो अभी भी हम वही चूरन बेच रहे हैं जो कि कई सालों से बेच रहे थे। मुझे यही समझ नहीं आती कि प्रैक्टिकली हम क्यों नहीं करते। प्रैक्टिकली वही है कि आम बंदे के ऊपर आपका डायरेक्ट टैक्स से लेके इनडायरेक्ट काउंटलेस टैक्सेस हैं। जुल्करनैन, इस सारी चीज के पीछे एक ही सोच है, और इस सारी चीज का तज्जिया आप समझ लें, लुब्बे लुबाब उसका ये है कि जब आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जब आप लोगों की मर्जी से आए नहीं है, आपने उनके ना सवालात का जवाब देना है, आपने आपने सीट पर बैठना है, कुर्सी पे बैठना है, उसके बाद जब आपकी मुद्दत पूरी हुई और आपने चले जाना है। हाँ, कहाँ मुद्दत पूरी हो रही है शहरबानो साहबा, ये 10 साल का प्लान कम से कम लेके आए हैं, 10 साल कहीं नहीं जा रही है, तो ये बिल्कुल है। मैं आपकी तरफ आऊँगा। जी जी, yes. Umberto Alvisi, I would like to ask you about being, since you are an economic expert, why America allowed India to import oil from Russia and Iran, but at the same time, it is not allowing Pakistan to go for the same. What do you see? It's some kind of politics is there, or some? Yeah, I think it seems to be that it is more driven by politics than actually economic rational. At the end of the day, I think the U.S. authority, although one can argue that they've been the cause of this crisis in the Middle East and the spike in oil energy, they're also trying to tame the jump in energy prices. I think it's a huge political cost for Trump administration. The increase in oil price, because I know you have been talking about the surge in pump prices in Pakistan. Yes, but that yes. actually is global. There's a massive surge in prices by Pakistan, especially compared to the region. It's a global phenomenon as well, because the pump prices, in gasoline, also in the US, have increased substantially. It's also true in Europe. So, and in the US, we know that voters are particularly sensitive to gas prices. So, actually, Trump, over the course of the past few weeks, have many times tried to directly or indirectly through comments and messages, social media, trying to control the increase in prices. Going back to your question specifically, why is allowing India to do so and not Pakistan? I don't know. I think, as I said before, it probably has to do more with politics than economic rational, quite frankly. Right. Umberto कह रहे हैं कि मोस्ट लाइकली जो पॉलिटिक्स है वो रोल प्ले कर रही है। सब वैसे इम्प्रेशन यही है कि पाकिस्तान अब अमेरिका के करीब हुआ है लेकिन इस डिसीजन से चीज़ें अदरवाइज लग रही हैं। आई विल कम टू यू लेटर अम्ब्रेटो। शहरबानो साहब, आपकी तरफ आऊँगा और इसमें मुझे बताइएगा कि बल्कि यही क्वेश्चन आपसे ही है कि क्या हुआ, हम अभी डार्लिंग नहीं रहे अमेरिका के, या कि कोई चेंज ऑफ हार्ट हुआ है सडनली ट्रम्प का? हमें ये कंसेशन नहीं दे रहे कि जाके रशिया से आप ऑयल लाएं और अवाम को सुकून दें। जुल्फिनैन, एक तो बात ये कि हम कभी भी अमेरिका के डार्लिंग नहीं थे। इनफैक्ट अमेरिका का डार्लिंग ऑब्वियसली, और फॉर दैट मैटर किसी मुल्क का भी डार्लिंग वही होता है जो उसको फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली उसको किस तरीके से फायदा दे सकता है। पाकिस्तान की जो इस वक्त अहमियत है, वो आप ये समझ लें बहुत महदूद उसकी अहमियत ये है कि उसको जिस तरह नेगोशिएशंस में या मीडिएशन एज ए मीडिएटर। बिल्कुल शहरबानो साहब, मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है और इसी तनाजुर में आप बताइएगा कि पाकिस्तान की तो डार्लिंग मजीद होना चाहिए, क्योंकि वो पाकिस्तान अमेरिका के बिहाफ के ऊपर मीडिएट कर रहा है ईरान के साथ, तो पीस ब्रोकर कर रहा है दोनों के दरमियान। तो खैर ब्रेक के बाद
यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं आपके इनटेक से। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक जी शहरबानो साहबा। देखिए, अगर हम लोग ये देखें कि पाकिस्तान को इजाज़त क्यों नहीं दी गई और इंडिया को इजाज़त दी गई है, तो आप ये भी देख लें कि जहाँ तक इंडिया का ताल्लुक है, उसकी बहुत इकोनॉमिक वैल्यू है अमेरिका अमेरिकन के लिए, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। लेकिन शहरबानो साहबा यहाँ पे मैं सॉरी आपको कट कर रहा हूँ, इससे पहले जो ट्रंप ने मोदी के साथ किया है पाकिस्तान और इंडिया की जंग को लेके, इतना एम्बैरस किया है उसको एवरी नाउ एंड देन। कभी कहता था 5 जहाज गिरे, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 एंड सो फोर्थ, उसकी तादाद बढ़ाता गया और हर जगह के ऊपर उसने मोदी को एम्बैरस किया। लेकिन इस जंग में जो ईरान के साथ स्टार्ट की है, एकदम से उसका यू टर्न है। वैसे तो चैंपियन ऑफ यू टर्न है जो डोनाल्ड ट्रंप है। जी, आप ये ठीक कह रहे हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को मैं एक पॉलिटिशियन नहीं कहूंगी, एक लीडर नहीं कहूंगी। आप ये समझ लें कि वो स्टॉक मार्केट का एनालिस्ट है। ये जो इस वक्त सदारत है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर, ये स्टॉक मार्केट की है। अभी आपको उम्बर्तो भी बताएंगे अगर आप उनसे सवाल करेंगे कि लेकिन आपका जो सवाल है कि पाकिस्तान को ये लीवे क्यों नहीं है और इंडिया को क्यों है, उसके लिए पाकिस्तान की जो पोजीशन है यूनाइटेड स्टेट्स की गवर्नमेंट के लिए, वो अलहदा है। आपने पहले भी देखा हुआ है कि हमारे साथ उनका जो ताल्लुक है, चाहे वो इकोनॉमिक है, चाहे वो पॉलिटिकल है, वो फर्क है। और इंडिया के साथ फर्क है, एक वो बहुत बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान ऑलरेडी बिलियंस ऑफ डॉलर्स के डेट के अंदर है, ना सिर्फ आईएमएफ के, बल्कि सऊदी अरेबिया ने भी जो दिया हुआ है। सो पाकिस्तान की जो इस वक्त हालत है, वो इंडिया से तो बिल्कुल मुख्तलिफ है इकोनॉमिकली। और पाकिस्तान को डिक्टेट करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान वो ही करेगा जो अमेरिका चाहेगा। और उसकी आपको बुनियादी और अहम मिसाल ये नजर आती है कि जो पाकिस्तान ने मीडिएटर के तौर पे वो कूद गया इसके अंदर कि हम मीडिएट कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानब आप ये देखिए कि बाज जो ईरानियन अथॉरिटीज हैं, जो ईरान की जो गवर्नमेंट है, वो ये कहते हैं हमने तो किसी किस्म की ना तो मीडिएशन की गुजारिश की, ना हम इस मीडिएशन को मानते हैं। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ईरान से पूछ के नहीं की गई। और दूसरी बात यह है कि मीडिएशन हो किससे रही है? 2 स्टेट एजेंट से। एक विटकॉफ है, स्टीव विटकॉफ, और एक जैरेड कुशनर है। तो यहाँ पर हमें ये बात जाहिरी तौर पे, वाज़े तौर पे ये देखनी चाहिए। दूसरी बात है कि इंडिया की अपनी जाती जो रिलेशनशिप है वो रशिया के साथ हमसे बहुत बेहतर है। वो शुरू से नेहरू के दौर से लेके अब तक उनका जो उनकी जो इंक्लिनेशन है, ओरिएंटेशन है, वो प्रो सोवियत यूनियन थी। और नॉन अलाइन, हालांकि इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट का भी हिस्सा था, लेकिन बहुत वाज़े तौर पे उनका एक जो रुझान है वो रशिया की जानिब है। पाकिस्तान ने बहुत क्लियरली अपना रुझान यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब लिया। अब आपको पता है पिछले साल मेरे ख्याल में 2025 के अंदर पाकिस्तान ने अमेरिका से ऑयल खरीदा था। तो ये बात है कि पाकिस्तान को एक बहुत क्लियर किस्म की इंस्ट्रक्शंस और डिक्टेशंस दी जाती हैं कि ये आपने करना है और ये आपने नहीं करना, क्योंकि जाहिरी तौर पर उसकी जो फाइनेंशियल है और इकोनॉमिक जो हम लोगों की जो लाइफलाइन है, वो हमारे पॉलिटिशियंस के पास नहीं है। वो आईएमएफ के पास है, वर्ल्ड बैंक के पास है। और ये सारे जो इदारे हैं, ये आपको मैं बताऊं कि ये सारे इदारे जो हैं कंट्रोल बाय एपैक। और एपैक जो है वो यहूदियों की बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। Right. Umberto, why America, rather Donald Trump? It is being alleged that he is benefiting his cronies by just making U-turns on oil on the war. One day he says war gonna end in 2 to 3 weeks. When he says so, the oil prices dip down, and in after few days he says, I have no intention of shutting the war. I'm not going to end the fight in Iran till all objectives are achieved.
the prices of oil shoot up. Who are making billions of dollars in Trump team by that? Um, uh, I don't know, but for sure, the communication from the U.S. authorities, not just from Trump, but your Secretary of Defense, has been, very inconsistent. We had seen repeated comments, even within hours, often contradicting themselves. So it's very difficult to have a clear view of how long this conflict is going to last, which is a problem for everybody. It's a problem for financial markets. A problem, obviously, for global economies, countries that they need to adjust, and the persistence or the duration of this conflict is really the key to understand, how bad things are, can be, and how bad things can potentially can escalate to, because this is a serious shock. But if it is short-lived, and the market at the moment, global financial markets at the moment think that it is short-lived, I think the impact could be relatively contained. So we see increase in oil prices and gas at the pump, but it could be short-lived. If the war continues, then the impact could be very severe. And going back to the U.S. Comments is it's very difficult to have a lead from them. As you said, they are very erratic, and I don't think, quite frankly, that the situation is completely in U.S. control, because they started a very dangerous escalation in the Middle East, which may continue even without the U.S. So going back to the impact of Trump comments specifically, which yes, benefiting his cronies morely, business cronies. Yeah, it has been, as I said, they've been, very erratic, and what it's sometimes odd is that there has been, there are reports that there has been some very unusual trading activity, 10 to 15 minutes before some of these messages or social media comments were made, which seems to suggest that there was some knowledge of those comments coming. So obviously, if those reports are confirmed, this is a serious source of concern. And I hope that there will be full investigation in this trading activity, because market integrity, it's very important. And in fact, this type of trading activity is illegal. So it should be, if it confirmed, it should be really investigated. राइट अम्बर्टो इसमें कह रहे हैं कि ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए, क्योंकि ट्रंप जो है वो प्राइमरीली इज़ ए बिजनेसमैन, और इस तरह के स्टेटमेंट के साथ वो मार्केट में अपने क्रोनीज मीन अपने फ्रेंड्स को बेनिफिट करते हैं कि ये स्टेटमेंट मैं देने जा रहा हूँ, इससे प्राइसेस नीचे आएंगी, ये माल उठा लो और ये माल ना उठाओ। इस तरह के सारे एलिगेशंस हैं। शहरबानो साहब, आपकी तरफ आऊँगा और मुझे बताएं कि पाकिस्तान मीडिएट कर रहा था, इट इज़ स्टिल मीडिएटिंग, अभी कहाँ आप देख रही हैं टॉक्स का फेट बिटवीन यूएस एंड ईरान? पाकिस्तान बीच में मीडिएटर है। एकदम से खबरें आना भी थोड़ी बंद हो गई, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो बहुत ऊपर चला गया है। जिस ट्रंप कह रहा है कि अब मैंने छोड़ना नहीं है ईरान को, और 2 से 3 हफ्तों वाली बात तो वो भी हवा में ही लगती है। तो क्या अब हम इन फेट्स, इन टॉक्स को, इन मुज़ाकरात को ख़त्म समझें? देखिए, जहाँ तक टॉक्स और मुज़ाकरात का ताल्लुक है ज़ुल्करनैन, मेरे ख्याल में कोई भी जिस मर्जी नीयत से मुज़ाकरात शुरू किए गए हों, हम उनको रद्द तो कर नहीं सकते, क्योंकि
वो एक आप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कह लें या आप जिस तरह की अभी जो हालात हैं उसके अंदर वो साथ साथ चलने चाहिए। पाकिस्तान के क्या मकासद थे, पाकिस्तान को किसने कहा और पाकिस्तान ने किस नीयत से आगे जाके मुज़ाकरात किए। यकीनन अच्छी ही नीयत थी, नीयत के ऊपर तो मैं शक नहीं कर रही, लेकिन क्या मकासद थे ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा, हमें नजर भी आ जाएगा। तो मुकासद तो यही है कि जो जंग रुके और ख़ित्ते में अमन आए। आपके सामने ही है कि ये जंग जितनी देर जारी रहेगी, हमारी तरह का कंट्री जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है अफोर्ड ही नहीं कर सकता। और अभी आपके सामने गवर्नमेंट ने जिस तरीके से इसको हैंडल भी किया है, इकनॉमिकली एक ये भी नज़र आ रहा है कि हमारे पास जो इकनॉमिक मास्टर्स हैं प्राइमरली वो कॉम्पिटेंट नहीं है, हमारी हैंडलिंग भी कुछ ठीक नहीं है। लेकिन चलें, ब्रंट तो पब्लिक फेस कर रही है और आने वाले दिनों में बहुत बुरा होगा इस हवाले से। इसलिए पाकिस्तान की नीयत तो ठीक है कि जंग बंद हो और हमारे अवाम जो हैं वो ज़रा सुकून में रहें। पाकिस्तान की यकीनन, मैं इस चीज को मैं दरगुजर नहीं कर रही, पाकिस्तान की ये यकीनन कंसिडरेशन है। लेकिन जहां तक पाकिस्तान का रोल है और आपका जो सवाल है कि आप उसका मैं जल्दी से जवाब दे दूं, लेकिन फिर मैं इसके जो पस मंजर है उसके ऊपर मैं जरा थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहती हूँ कि पाकिस्तान का जो किरदार अभी है कि इन्होंने मीडिएशन की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, टर्की, जो ये ममालिक हैं, ये एक अच्छा स्टेप था, इसको कोई भी गलत नहीं कह सकता। लेकिन हमें ये देखना चाहिए कि क्या पाकिस्तान पाकिस्तान के जब लोग वहां पे बैठे हुए थे, इसाक डार साहब जो हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग में क्या चल रहा था, हमें ये देखना चाहिए कि क्या वो मीडिएट कर रहे थे या मैसेजिंग कर रहे थे। ये दो डिफरेंट चीजें हैं। मीडिएटर का मतलब ये होता है कि आपके अंदर इतनी ताकत है, इतनी पावर है, इतनी सूझबूझ है कि आप ना सिर्फ एक पार्टी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, दूसरी को भी कर सकते हैं। और जितने वहां पे लोग बैठे हुए हैं वो आपकी बात को अहमियत दें। क्या हमारी बात को अहमियत दी गई? जी जी, चाइना ने अहमियत वेरी दी? वैलिड पॉइंट। जी जी जी, चाइना ने अहमियत दी? बिल्कुल नहीं दी। चाइना ने तो कहा पहले आप अफगानिस्तान के बारे में बात करें ना, आपने जो वहां पर एक जंग का उसके बाद जंग हाँ जी वो टॉक्स हुई है वहाँ पे, जी चाइना जी। के अंदर ही हुई है तो हमारी टॉक्स यकीनन पाकिस्तान से। पाकिस्तान ये जंग बंदी चाहता है, उसकी और उसकी बुनियादी वजह ये है कि फिर पाकिस्तान बाउंड बाय, बहुत अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, बाउंड बाय उसका जो डिफेंस पैक्ट है और उसकी उसकी जो रिलेशनशिप यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है। आज अगर यूनाइटेड स्टेट्स पाकिस्तान को कहे कि हमें अपने बेस इस्तेमाल करने दें, ये देखिए एक बड़े मजे की नहीं, वो तो बात है, पाकिस्तान नहीं करने शुक्र देगा। करना चाहिए जी। नहीं, पाकिस्तान पे अपनी बेसिस से कभी भी इस्तेमाल करने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिएक्शन आएगा गवर्नमेंट को इसका बिल्कुल बिल्कुल मालूम है। इसी तनाजुर में अब आपको मुझे बताइएगा, पब्लिक जानना चाहती है कि अभी जो मीडिएशन का रोल है या मैसेज एक तरफ से दूसरी तरफ कन्वे करने का मामला है, क्या वो रुक गया है? देखिए, फिलहाल के लिए तो वो रुका है, लेकिन यकीनन उसको आगे ये दोबारा आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन रुका क्यों है? आप ये देखें कि अमेरिका की साइड से कौन लोग थे, जो मैं बार बार बात कर रही हूँ, स्टीव विटकॉफ, ये कौन जी, है? ये विटकॉफ रियल और एस्टेट मेगा मेगा जायंट है, मेगा मुगल है रियल एस्टेट के। और दूसरी जानब जैरेड कुशनर हैं जो उनके दामाद हैं। तो क्या ये किसी कंस्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी इस वक्त कंप्लीटली शैम्बल्स में है, बिल्कुल डैमेज और डिस्ट्रॉय हो चुकी हुई है, क्योंकि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का किसी किस्म का आपके देख लें कि उनका कोई वाज़ेह ऑब्जेक्टिव नहीं है। और ये आपको ट्रम्प की स्पीच के अंदर भी नजर आया होगा। तो जो ये मीडिएशन है, मीडिएशन आगे कैसे चल सकती है? मार्क रूबियो नहीं है, ट्रम्प के और जो सही सही। इलेक्टेड जो और शहरबानो साहब, आपसे आपसे आखिरी कमेंट बिफोर मैं क्लोजिंग अम्बर्टो की तरफ जाऊंगा। आखिरी कमेंट आप ये कर दीजिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर, आपको ये जंग कब रुकती नज़र आ रही है या कि इसका कोई टाइम फ्रेम नज़र नहीं आ रहा? जहां तक ईरान का सवाल है तो ये अब ईरान के ऊपर मुनसर है कि वो जंग को कब बंद करेंगे, क्योंकि ईरान एक इस किस्म की एंटिटी है, एक ऐसा मुल्क है जिसके ऊपर
इजराइल भी हमला आवर है, अमेरिका भी हमला आवर है, और हमारी जो इस्लामी गल्फ स्टेट्स हैं, जो कलमा गो गल्फ स्टेट्स हैं, वो भी बार बार अमेरिका के पास जाके ये कहते हैं कि देखिए हमारे में तो इतनी साख्त है नहीं, आप प्लीज इस ईरान को बिल्कुल जी जी, इसको वो बिल्कुल खत्म उन्होंने करें। एक लेटर भी ठीक लिखा है, है तो ऑफिशियली, ये जो बिल्कुल जंग बिल्कुल। है ये मुझे अभी खत्म नजर होती आ नहीं रही, क्योंकि ईरान ने इस जंग को एक फाइनल, इसको उसने एक हतमी फैसला देना है। अमेरिका ने नहीं देना, इजराइल ने नहीं देना, ये ईरान का एक हतमी फैसला होगा कि उसको जितनी उसकी उसकी जो डिस्ट्रक्शन बिल्कुल हुई बिल्कुल है। ठीक, बिल्कुल टाइम लास्ट पे आ गया। Umberto, I would like to ask you, where do you see if this war continues, would Pakistan like country's economy survive? Yeah, I'm sure, they will survive, but it will be, much harder. And I think, as I said before, um, the key is really how long it lasts. Because if it is, if it is 2-3 weeks like Trump would like to be, then I think the impact should be relatively limited and it should be absorbed relatively shortly. If instead it lasts more than that and it goes into summer, I think although I'm not an energy specialist, but I keep reading that oil price can really spike much higher than where it is currently, potentially going even $150 per barrel. And some Maybe are talking some of people 200 dollars. 200, Yeah. yeah. So the key of these things is usually not so much. It is definitely how much higher it can go, but also how long it stays at those heightened level and increased levels. राइट, अम्बर्टो इसमें कह रहे थे कि अगर ये जंग 2 से 3 हफ्ते में ख़त्म हो जाती है तो पाकिस्तान टाइप कंट्रीज जो हैं वो जो इसका ब्रंट है, फॉल आउट है, उसको बेयर कर लेंगे। लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा जाती है, महीनों जारी रहती है, तो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो 150 से $200 तक जा सकती है। इसमें पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड इट। और फिर शायद वही जो ओपनिंग रिमार्क्स थे मेरे, कि शायद पाकिस्तान को रिलाय करना पड़ेगा रशिया और ईरान के ऊपर ही, चाहे अमेरिका से हमें पंगा ही क्यों ना लेना पड़े इन दैट कॉन्टेक्स्ट, फॉर द सेक ऑफ आर पीपल। 25 करोड़ अवाम के लिए हमें ऑयल चाहिए फ्रॉम रशिया एंड ईरान। चीप ऑयल लेंगे तो आगे ये 450 प्लस का ऑयल है पर लीटर, नोबडी कैन अफोर्ड इट। किसी भी चीज़ को इसके साथ आप ले आएँ, कोई कमोडिटी को उठा लें, चाहे वो गोश्त हो या नेम एनी अदर कमोडिटी, दालें शालें, नेम एनीथिंग, हर चीज़ ने ऊपर जाना है। किराए तो चले गए हैं ऑलरेडी, 30 से 35% तक उसमें इजाफा देखने में आया है। तो हर एक की कमर तोड़ देगा ये, हर घर की इकोनॉमी को बिल्कुल शटर करके रख देगी ये जो ऑन गोइंग वॉर है, और जो इसकी मिस हैंडलिंग बाय द गवर्नमेंट है। मिस हैंडलिंग मैं इसलिए कहूँगा कि अगर रीजन के दूसरे कंट्रीज़ हैं, अभी हमने इंडिया की बात की, अगर वहाँ पे पेट्रोल 300 रुपये पर लीटर है तो हम क्यों 450 प्लस में दे रहे हैं? हमारी इकोनॉमिक मैनेजमेंट में कोई ना कोई फ्लॉज हैं, कोई ना कोई इश्यूज़ हैं, उनको भी हमें एड्रेस करना पड़ेगा। और ऑन टॉप ऑफ दैट प्राइम मिनिस्टर की ही बात को मैं पकड़ूंगा और कहूँगा कि अशराफिया के ऊपर टैक्स करना चाहिए, उन्हीं को फोकस करना चाहिए। आम आवाम को आप रिलीफ दें, और रिलीफ का मैकेनिज़्म भी इस तरह का ना हो कि सिर्फ अल्फाज की हद तक हो, प्रैक्टिकल हो, ये होना चाहिए। और जहाँ तक रह गया बात अमेरिका की, अमेरिका जंग से इसको सिर्फ एक बंदे ने ही कॉल ऑफ करना है, वो है डोनाल्ड ट्रंप। और डोनाल्ड ट्रंप जितना सीरियस पर्सन है, एवरीबॉडी नोज दैट, कि कितने साहब इसमें जो है वो अपना माइंड यूज़ करेंगे या एक कलेक्टिव विजडम ऑफ अमेरिकन्स को फॉलो करेंगे और इस जंग को कॉल ऑफ करेंगे। नहीं करते तो ये पूरी दुनिया की इकोनॉमीज़ के लिए, मीशत के लिए तबाही है। एंड वी होप कि ऐसा ना हो, और अमेरिका वियतनाम वाला जो है रिज़ल्ट अपने लिए रिपीट ना करे, उससे पहले ही इसको लर्न कर ले और आगे बढ़े और दुनिया को भी सुकून दे। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल दोबारा मिलते हैं। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफ़िज़।